हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आप लोगों को करवा रहे थे मैथ का मॉक टेस्ट। जेएसएससी सीजीएल झारखंड सीजीएल में जो मैथ आने वाला है उसका मॉक टेस्ट करवा रहे थे और पहला मॉक टेस्ट आप लोगों के पास आ गया होगा। अब मॉक टेस्ट नंबर 2 जो है वो हम लोग करेंगे। तो जो मॉक टेस्ट 1 नहीं करके आए हैं वो मॉक टेस्ट 1 करके आए, उसके बाद 2 में आए। तो लगातार मैं कुछ 10, 12 या 15 मॉक टेस्ट आपको करवाने वाला हूं। तो वो पूरा मॉक टेस्ट करके ही आप एग्ज़ाम में जाए तो आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत रहेगी। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, जेएसएससी सीजीएल के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने कि इसको पहले मिटा लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि 2761 एक संख्या दिया हुआ है और बोला ये संख्या जो है वो 3 से विभाज्य है। ये संख्या किससे विभाज्य है? 3 से। तो x के ये संख्या में हमको x के जगह का मान नहीं पता कि x की जगह कौन सा अंक है, कौन सा डिजिट है, वो नहीं पता। तो वही पूछा x के संभावित मानों का योग क्या है, मतलब x के जगह कौन कौन सी संख्या रख सकते हैं कि ये संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो जो संख्या x की जगह रख सकते हैं उन सब का योग मतलब सम क्या होगा वो पूछा है। और ऑप्शन में आपके पास 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि 3 से विभाज्य संख्या वही होता है, 3 से विभाज्य कोई संख्या है जी, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो अंकों का योग भी 3 से विभाज्य होगा। मतलब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। 3 से क्या होगा? विभाज्य होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए कि यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य हो रहा है तो उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे ये संख्या क्या दिया हुआ है 276x1। तो संख्या के अंकों का योग बताइए, यहां से क्या आ जाएगा। पहले संख्या के अंकों का योग निकालते वक्त जब भी 9 बने तो उसको हटा लेंगे। जब भी 9 बने, 7 2 9 बन रहा है, अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जहां भी 9 बने वो हटा लेंगे। 7 2 9 हट गया, उसके बाद 6 और 1 7 प्लस x, यही आ गया संख्या के अंकों का योग क्या आ गया 7 प्लस x। अब x के जगह क्या क्या रखें, कौन कौन सी संख्या रखें कि 3 से विभाज्य हो। यदि हम x के जगह पर 2 रखते हैं तो 7 और 2 9 बनेगा। 9 तो 3 से विभाज्य है, 9 क्या है 3 से विभाज्य है। x के जगह 2 रखेंगे तो 9 बनेगा और 9 3 से विभाज्य है। और अगर x के जगह पे 2 के बाद कौन सी संख्या 5 रखे, हर 3 के गैप पर 9 के बाद 12 आएगा, है ना। 7 5 क्या बनेगा 12, 3 के गैप पर तो 2 में 3 प्लस करेंगे, है ना, तो 12 आ जाएगा। 12 भी 9 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है ना। 12 को 3 से डिवाइड देंगे तो कट जाएगा पूरी। अगला संख्या x के जगह पर क्या आएगा 5 में 3 प्लस करेंगे क्योंकि 3 के गैप पर ही 3 से विभाज्य नंबर मिलेगा, है ना। 3 का टेबल में कितने के गैप पर मिलता है 3 के गैप पर 3 3 9, फिर 3 के गैप पर। तो इसी तरह 3 के गैप पर हम नंबर यहाँ लेते जाएंगे, 3 के गैप पर यहाँ नंबर लेते जाएंगे। 5 के बाद 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। अब देखिए 8 जोड़ने पर क्या आ रहा है 7 8 15, 15 भी 3 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं। तो वही बताया कि 3 से विभाज्य होने का क्या रूल है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। जिसके लिए हम 7 और 2 9 बन रहा था, 9 को हटा लेंगे अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो x के जगह पर क्या क्या मान आ गया 2 5 8। अब x के जगह पर अगला जो वैल्यू हम रख सकते थे वो 11 रख सकते थे क्योंकि 11 और 7 18 आएगा। लेकिन 11 हम नहीं रखेंगे क्योंकि x एक सिंगल डिजिट है। x क्या है एक सिंगल डिजिट मतलब एक अंक है। यहाँ 11 में तो 2 अंक आ गया, इसीलिए 11 हम नहीं रखेंगे, ठीक है। अब बोला x के सभी संभावित मानों का योग,
तो x का मान क्या आ गया 2 5 8। तो ये सभी को जोड़ देंगे, योग पूछा है, सम पूछा है। तो 8 2 10 और 5 15, सम क्या आ गया 15। x के सभी संभावित मानों का योग क्या आ गया 15। तो 15 ऑप्शन नंबर डी है और ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा। अब और 4 ऑप्शन दिए हुए, इन चारों ऑप्शन में बताना है कि आपको कि कौन सा संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा। तो परिमेय होने के लिए वही संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा जो संख्या क्या होना चाहिए, संख्या क्या होना चाहिए पूर्ण वर्ग होना चाहिए। जो संख्या पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग होगा, वही संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा, वही संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा। परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होगा वही संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है, इसमें लास्ट का डिजिट, यदि कोई संख्या लास्ट, किसी संख्या के लास्ट डिजिट, यदि डिजिट 2 3 7 8 है, लास्ट डिजिट 2 3 7 8 है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर वो संख्या नहीं होगा, समझे, नहीं होगा। यदि कोई संख्या के अंत में 2 3 7 8 है, यदि कोई संख्या के अंत में 2 3 7 8 है, तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उसका परिमेय, वर्गमूल परिमेय नहीं निकलेगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन से हम करेंगे, ये संख्या के अंत में 2 है तो 2 नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 2 रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो इसका परिमेय, वर्गमूल परिमेय नहीं निकलेगा। ये भी 8 है लास्ट में, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसके लास्ट में 3 है, तो 3, कोई संख्या के अंत में 3 है तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो परिमेय नहीं निकलेगा वर्गमूल। ये 5 है, तो केवल एक ही ऑप्शन था 5 एक ही ऑप्शन था, 5 इसमें नहीं आता है। मतलब 5 के, अगर कोई संख्या के अंत में 5 हो तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ केवल एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन में तो एक तो छांटना ही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन जो बचा है वो सही है। ऐसा नहीं ना है कि एग्जाम में चारों ऑप्शन गलत आएंगे, तो एक ऑप्शन बच गया और ऑप्शन से हम करेंगे इस सवाल को, तो आ जाएगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 3, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और जब नहीं बने तो आपको देखना है ना, खुद से भी सॉल्व करते रहना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ देखते ही रहना है। देखिए ये दिया हुआ, इसको हम नीचे से सॉल्व करना चालू करते हैं। नीचे से सॉल्व करना चालू करते हैं। क्या दिया हुआ 1 + 1 + 1 + 1 - 1/2, 1 - 1/2 दिया हुआ है, तो 1 - 1/2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और ये 1/2 जब ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा यहाँ। ये 1/2 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। और 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 + 2 = 3। अब देखिए यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा 3, तो 3 एकम 3 और 1 4/3, क्या आ जाएगा 4/3। और ये जब 4/3 को उल्टेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4, 4/3 को उल्टेंगे तो 3/4। और ऑप्शन के अनुसार हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा 3/4। तो ये सवाल आपके लिए बहुत इजी हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि a³ b³ c³ a³ b² c² abc और a² bc का HCF ज्ञात कीजिए। तो HCF क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो देखिए यहाँ सबके बीच में इंटू है, सबके बीच में इंटू है ना, ये डायरेक्ट ABC नहीं है संख्या,
ए स्क्वायर इंटू बी इंटू सी। उसी प्रकार ऑप्शन में भी है, आप समझिएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है कि सभी में कॉमन होना चाहिए, सभी टर्म जो होगा वो सभी संख्या में कॉमन होना चाहिए। मतलब देखिए ये सभी में कॉमन है, ये सभी में कॉमन है, और उसका सबसे कम पावर लेना है। सबसे कम पावर लेना है मतलब जैसे जो सभी में कॉमन हो और उसका सबसे कम पावर लेना है। जैसे यहाँ a का पावर 3 है, यहाँ a का पावर 3 है, यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है, तो सबसे कम पावर कहाँ है? a का पावर 1 है यहाँ, तो सबसे कम वाला पावर लेंगे, कॉमन में से सबसे कम वाला पावर। अब क्या आ जाएगा? b में आएंगे, तो b का सबसे कम वाला पावर क्या है? b है सिर्फ। यहाँ b क्यूब है, यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ b है और यहाँ b है, तो सबसे कम पावर क्या है? b है। और यहाँ c में जब आएंगे तो c का भी सबसे कम वाला पावर क्या है? c का पावर 1। तो HCF क्या आ गया? A B C। तो HCF क्या आ जाएगा आंसर? ABC। यही अगर LCM पूछ देता, LCM, तो क्या आता? कॉमन में से सबसे अधिक पावर, सभी में कॉमन होना चाहिए और सबका सबसे बड़ा पावर लेना है इसमें। तो सबसे बड़ा पावर क्या है? a में अगर देखें तो a क्यूब a स्क्वायर, सबसे बड़ा पावर a क्यूब। और यहाँ b में देखें तो b क्यूब, और c में देखें तो सबसे बड़ा पावर क्या है? यहाँ c क्यूब है, यहाँ c स्क्वायर है, यहाँ c है, यहाँ c है, तो c क्यूब है सबसे बड़ा पावर, तो इंटू c क्यूब। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? a क्यूब b क्यूब c क्यूब। तो HCF में आपको ध्यान रखना कि सभी संख्याओं में कॉमन होना चाहिए और छोटा पावर होना चाहिए। पावर क्या लेना है? छोटा। और LCM में सभी में कॉमन होना चाहिए, कॉमन होगा तो भी ठीक है, नहीं कॉमन है उसको भी लेना है, और सबसे बड़ा पावर वाला लेना है। जैसे यहाँ अगर d क्यूब रहता, d क्यूब, तो ये d क्यूब सभी में नहीं है, लेकिन तब पर भी LCM में हम लेंगे d क्यूब। एलसीएम में सिर्फ ये रूल है कि सभी चीजों को लेते हुए चलना है। यहाँ डी क्यूब है, डी हालांकि सभी में नहीं है लेकिन डी क्यूब को लेंगे, सबसे बड़ा पावर डी क्यूब को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ एचसीएफ पूछा था तो आपका आंसर ए बी सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, कितने परसेंट लड़कों और कितने परसेंट लड़कियों को? 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो क्वेश्चन पूछा है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ये तो मिलने का डाटा दे रखा है और पूछा है कि कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग इसको वेटेड एवरेज से करेंगे। बॉयज, ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। किस रेशियो में दे रखा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। किस अनुपात में है? 3:2 में है। तो देखिए स्कॉलरशिप किनको मिलती है, कितने परसेंटेज? स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप, परसेंटेज स्कॉलरशिप लड़कों को कितने प्रतिशत मिलता है? 20% लड़कों को स्कॉलरशिप मिल रहा है और लड़कियों की संख्या का 25% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल रहा है। ये हो गया लड़कों में 20% लड़कों को मिल रहा है और लड़कियों में 25% लड़कियों को मिल रहा है। तो ओवरऑल कितने प्रतिशत ओवरऑल कितने स्टूडेंट को मिल रहा है? कितने स्टूडेंट को छात्रवृत्ति मिला? छात्रवृत्ति मिला ये निकालेंगे, मिला ये चीज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वेटेड एवरेज से एवरेज ले लेंगे दोनों का। क्या आ जाएगा? 3 दूनी 60, 30 दूनी 20 तिया 60 प्लस 25 दूनी 50 और बटे में 3 और 2 5। समझ में आया? वेटेड एवरेज कैसे लगाएं? 20 तिया 60, 25 दूनी 50 और 3 और 2 5, 5 में बांट दिए। क्या आ गया? ओवरऑल कितने स्टूडेंट को मिला? लड़कों को 20% मिला और लड़कियों को 25%, लड़कियों की संख्या का 25% को मिला छात्रवृत्ति। तो ओवरऑल कितना आ गया?
60 और 50 110/5 22.5% छात्रों को छात्रवृत्ति मिला है। कितने प्रतिशत छात्रों को मिला है? 22% छात्रों को छात्रवृत्ति मिला है। तो नहीं मिलने वाले को कितना आ जाए? कितने प्रतिशत छात्रों को नहीं मिला है? कितने प्रतिशत छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिला है? कैसे निकालेंगे? 100% में 22% को घटा देंगे। एक स्टूडेंट का ग्रुप है, उसमें से 22% को मिला है छात्रवृत्ति, तो नहीं मिलने वालों को संख्या कितना हो जाएगा? 100% माइनस 22%, और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 78%। तो 78% छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिला है। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि क्वेश्चन वही पूछा कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिला है, तो 78% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिला। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या है? हानि प्रतिशत क्या है? क्या बोला है? 15 संतरों का क्रय मूल्य, 15 संतरों का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 15 इंटू सीपी, जो सीपी रहा होगा, है ना। और 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 20 संतरों का विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 20 इंटू एसपी, जो भी सेलिंग प्राइस रहा होगा, और ये मूल्य आ जाएगा। तो बोला ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से अगर 5 से काटे, 5 दिया 15, 5 चौके 20। सीपी से एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा? सीपी, और ये एसपी गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में क्या आ जाएगा? 4, और ये गुना में 3 है तो उधर जाएगा तो बटे 3, है ना, 4/3। मतलब सीपी अगर 4 यूनिट है तो एसपी मेरा क्या है? 3 यूनिट। खरीद रहे हैं 4 रुपया में, बेच रहे हैं 3 रुपया में, तो लॉस कितने का हुआ है? लॉस कितने का हुआ? 1 रुपया का हुआ है। खरीदे हैं 4 रुपया में और बेचे हैं 3 रुपया में, तो लॉस हुआ 1 रुपया का। और बेस किसको मान के प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस को। कॉस्ट प्राइस को बेस मान के, तो बेस क्या आ जाएगा? 1/4। मतलब कि 4 रुपए के सामान में हमको कितने का लॉस हुआ है? 1 रुपए का, तभी तो 3 में बेचे हैं। तो 1/4 इंटू 100%, तो क्या आ जाएगा? 25%। 4 से काटेंगे 100 को तो 25% का लॉस हो जाएगा। माइनस साइन आया है मतलब कि लॉस, तो 25% का लॉस। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 बोला है 25 लीटर। क्वेश्चन नंबर 7, 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1। ठीक है। कितना लीटर दूध और मिलाया जाने चाहिए? क्या मिला रहे हैं? दूध। कितना लीटर दूध और मिलाना चाहिए कि अनुपात 16:1 हो जाए? मतलब कितना लीटर दूध और मिला दे इसमें कि अनुपात क्या हो जाए? 16:1 हो जाए। यही हो जाए। क्वेश्चन यही बोला है कि शुरू में इनिशियल में कितना था? इतना था 4:1 का, तो इसमें और कितना लीटर दूध मिला दें कि अनुपात फाइनल में कितना हो जाए? 16:1 का हो जाए। यही पूछा है। देखिए शुरुआत में कितने लीटर दूध है? 25 लीटर। मिश्रण कितना है? मिश्रण कितना है? 25 लीटर। मतलब शुरुआत में 4 यूनिट दूध है और 1 यूनिट पानी है। टोटल कितना है? 5 यूनिट। टोटल कितना है? 5 यूनिट। और इसी 5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 25 लीटर। मतलब 5 यूनिट कितना है? टोटल मिक्सचर कितना है? 5 गुना है 25 लीटर। 25 लीटर। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये भी 5 गुना आएगा, मतलब ये 5 लीटर और ये भी 5 गुना आ जाएगा। 4×5 = 20 लीटर। समझ में आ गया सभी को? शुरुआत में अगर 20 लीटर दूध है और तो 5 लीटर पानी है, तभी तो 25 लीटर होगा। ठीक है। अब देखिए बोला है कितना लीटर मिल्क ऐड करें। वाटर तो हम नहीं ऐड कर रहे हैं। वाटर 5 लीटर का 5 लीटर ही रहेगा, क्योंकि क्या ऐड कर रहे हैं? मिल्क ऐड कर रहे हैं, वाटर नहीं ऐड कर रहे हैं। तो वाटर यहाँ भी 5 लीटर रहेगा।
फाइनल में भी वाटर कितना रहेगा, 5 लीटर रहेगा। 1 यूनिट का वैल्यू 5 गुना है, रेशियो में आप पढ़े होंगे ऐसा मेथड। 1 यूनिट का वैल्यू 5 गुना है तो 16 यूनिट का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 पचे 80 लीटर। 16 पचे 80 लीटर। तो शुरुआत में 20 लीटर मिल्क था, हो गया 80 लीटर मिल्क। तो ऐड कितना किए, ऐड किए हैं 60 लीटर मिल्क। कितना ऐड किए हैं, 60 लीटर मिल्क ऐड किए हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राम और श्याम के बीच एक धनराशि 8:19 के अनुपात में बांटी गई। मतलब राम को अगर, राम और क्या क्या है, राम और श्याम है, राम और श्याम। राम को 8 यूनिट मिल रहा है, किस रेशियो में, 8:19। तो श्याम को 19 यूनिट मिल रहा है। बोला है यदि श्याम को 247 रुपए, श्याम को कितना मिला है, 247 रुपए, तो राम को कितना धनराशि प्राप्त हुआ है। यदि श्याम को कितना मिला है, श्याम को कितना मिला, 247 रुपए, जबकि यूनिट में कितना मिला है, 19 यूनिट। तो 19 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे रखा है, 247 रुपए। कितने गुना है, 19 से कम 19, बच गया 5, 19 तिया 57, 13 गुना है। तो 8 यूनिट का भी वैल्यू 13 गुना होगा, 8 यूनिट का भी वैल्यू 13 गुना होगा। तो 13 8 कितना होता है, 104 रुपए। तो राम को कितना मिलेगा, 104 रुपए। क्वेश्चन वही पूछा है, राम को कितना धनराशि प्राप्त हुआ, 104 रुपए। ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। डी कितने दिन में, 18 दिन में। और ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। डी से कितने समय में, आधे समय में। मतलब डी 18 दिन ले रहा है तो ई उसी कार्य को आधे समय मतलब 9 दिन में कर सकता है। ई कितने दिन में, 9 दिन में कर सकता है। 18 का आधा 9 दिन। यदि दोनों मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। मतलब डी और ई साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य को कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये दोनों का एलसीएम टोटल वर्क क्या आ जाएगा, एलसीएम टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम 9 और 18 का एलसीएम 18। तो 18 एकम 18, एफिशिएंसी डी का क्या गया 1 यूनिट, और ई का एफिशिएंसी 9 दूनी 18। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, एक दिन में कितना कार्य कर रहा है वो। मतलब एक दिन में डी 1 यूनिट कर रहा है तो ई एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है। यदि दोनों एक साथ मिल जाए तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। ई 2 यूनिट और ई डी 1 यूनिट, दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट। तो 18 यूनिट को ये दोनों एक दिन में 3 यूनिट करेंगे तो कितना समय लग जाएगा, 3 छक्के 18 दिन, 6 दिन के कितना दिन, 6 दिन। 3 छक्के 18 तो 6 दिन समय लग जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो एक दिन में 3 यूनिट, तो 6 दिन में 18 यूनिट करेंगे तो कितना दिन लग जाएगा, 6 दिन दोनों को कार्य समाप्त करने में। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग पहुंच गए हैं और 10वां नंबर क्वेश्चन अब करना चालू कर रहे हैं। बोला है 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 45 तथा 36 घंटों में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा और कितना समय लेंगे। ठीक है ना, कितना समय लेंगे ए और बी। देखिए एक ए और बी 2 पाइप है, ए और बी 2 पाइप है जो एक टैंक को क्रमशः ए कितने घंटे में, 45 घंटे में, और बी कितने में, बी 36 घंटे में भर सकता है। बोला है दोनों को एक साथ खोल दे तो कितना समय लेंगे टैंक को भरने में। तो ये 45 घंटा ले रहा है, ये 36 घंटा, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 36 पंजे 180, 180 यूनिट आ जाएगा। 45 चौके 180 और 36 पंजे 180, एलसीएम क्या आ गया 180। टोटल कैपेसिटी टैंक का टोटल क्षमता कितना आ गया 180 यूनिट, है ना। तो देखिए ये 45 चौके
और 36 पंजे, दोनों का एफिशिएंसी क्या आ गया? एफिशिएंसी 1 घंटा में कितना यूनिट? 4 यूनिट, तभी तो 45 घंटा में 180 यूनिट। 1 घंटा में ये कितना भर रहा है? 36 पंजे, तो 5 यूनिट, तो 5 यूनिट 1 घंटा में, तो 36 घंटा में 36 पंजे 180 यूनिट भर देगा। बोला दोनों को एक साथ मिला दे, दोनों को एक साथ मिला देंगे तो कितना यूनिट 1 घंटा में भरेगा? ये 5 भरेगा और ये 4, 5 4 9 यूनिट 1 घंटा में भरेगा। तो 180 यूनिट भरने के लिए बट्टे 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 दूनी 18, मतलब 20 घंटे लगेंगे ये दोनों पाइप को एक साथ टैंक को भरने में। 20 घंटे में ये दोनों पाइप जब एक साथ मिल जाएंगे तो टैंक पूरा भर जाएगा। कितने घंटे में? 20 घंटे में, क्योंकि 1 घंटे में 9 यूनिट भरते हैं, तो 180 यूनिट भरने के लिए 9 से डिवाइड कर देंगे तो 20 घंटा आ जाएगा, है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, बोलता है क्वेश्चन नंबर 11 कि एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा। तो साधारण ब्याज का अनुपात निकालने से पहले साधारण ब्याज क्या होता है वो हम लोग जानते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है? P गुने R गुने T बटे 100, P गुने R गुने T बटे 100, यही साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। तो देखिए साधारण ब्याज जो है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है? डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? P गुने R गुने T, P गुने R गुने T के, इसी के पर मतलब इसी पर डिपेंड करता है। जो P R और T होगा उसी पर साधारण ब्याज मिलेगा। 100 तो कांस्टेंट है। अब बोल रहा निश्चित दर, निश्चित दर मतलब दर भी क्या है? कांस्टेंट है, रेट भी क्या है? कांस्टेंट है, और विशेष राशि मतलब राशि भी क्या है? कांस्टेंट है। विशेष राशि मतलब एक ही राशि है और एक ही दर है, सिर्फ टाइम चेंज क्या है? 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात। तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो सिंपल इंटरेस्ट किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? डायरेक्टली टी के प्रोपोर्शनल, मतलब टाइम जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो टाइम का रेशियो क्या दे रखा है? टाइम का रेशियो दे रखा है 4:8, 4 वर्ष और 8 वर्ष। तो टाइम का रेशियो 1:2 आ गया, तो सिंपल इंटरेस्ट का भी रेशियो वही आ जाएगा 1:2, 1:2, क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल भी कांस्टेंट है, निश्चित दर बोला है, विशेष राशि बोला मतलब एक ही राशि के लिए, और दर भी कांस्टेंट बोला है, निश्चित दर मतलब ना तो दर चेंज हो रहा है ना तो प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? 4 वर्ष और 8 वर्ष, मतलब टाइम में चेंज हो रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? टाइम के। तो टाइम का रेशियो 1:2 है, तो सिंपल इंटरेस्ट का भी रेशियो 1:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 आ गया हमारे सामने। बोलता है कि एक निश्चित राशि पर किसी दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 696.30 और 660 रुपये है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए, मतलब प्रिंसिपल क्या है वो हमको निकालना है ना। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो हम जानते हैं कि किसी भी राशि पर साधारण ब्याज हर वर्ष सेम होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? हर वर्ष इक्वल होता है। अब 2 सालों में 660 रुपये मिला है, 2 साल में 660 मिला है, तो हर एक साल सेम मिला होगा, मतलब पहला साल भी 330 मिला होगा, 330 पहला साल भी मिला होगा और दूसरा साल भी 330 मिला होगा। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। तो 2 साल में 660 मिला है तो एक साल में 330 मिला होगा, दूसरे साल में भी 330 मिला होगा, तभी तो 2 साल में 660 होगा। अब देखिए बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 696.30 है, 696.30 है। 660 से कितना अधिक है? 36.30, इतना ही अधिक है। अब देखिए
ये 36.30 रुपया कहाँ से मिला होगा? ये जो पहला साल का जो ब्याज मिला है उसी पर ब्याज लगा होगा, उसी पर ब्याज लगकर कितना मिला होगा? 36.30 रुपया, है ना। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो पहला ईयर में जो ब्याज मिला है उस पर ब्याज मिला होगा 36.30, तभी तो 2 साल में कुल कितना मिलेगा? 696.30 चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब जो ये 330 रुपया है इस पर ही ब्याज लगा है, इस पर भी ब्याज मिला होगा 36.3। अब देखेंगे कितना ब्याज मिला है, ये लगभग 11% है। एक्यूरेट क्या है? 11% है। 36.3 कितना है? 330 का 11%, मतलब 330 रुपये पर 11% की दर से कितना ब्याज मिला है? 36.30। मतलब जो प्रिंसिपल रहा होगा, प्रिंसिपल पर भी पहला साल में कितना मिला होगा? 11%। पहला साल में कितना ब्याज मिला होगा? 11%, क्योंकि रेट तो हर निश्चित दर बोला है, रेट तो हर ईयर सेम है। तो पहला प्रिंसिपल पर 11% मिलकर कितना मिला है? 330। मतलब प्रिंसिपल का जो 11% है, 11% वही क्या है? 330 रुपये, है ना। क्योंकि पहला साल में कितना मिला है? 11%। तो प्रिंसिपल यहाँ से प्रिंसिपल का 1% कितना आ जाएगा? 11 तिया 33, 30 आ जाएगा। प्रिंसिपल का 1% 30, तो प्रिंसिपल का 100% कितना आ जाएगा? 2 जीरो इधर भी लगा देंगे, मतलब 3000। तो प्रिंसिपल का 100% 3000 है, और कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 100% 3000, है ना। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू 3000, मतलब प्रिंसिपल भी कितना है? 3000, और वही पूछा है धनराशि कितना है? 3000। तो आपको सिर्फ एक चीज याद कर रखना है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल सेम होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 10 है। तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी? मतलब जो मिडिल में जो नंबर है वो संख्या कौन सी होगी? पांचों संख्याओं के जो बीच में है, ये तो पहला नंबर हो गया, ये दूसरा, और ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। ठीक है, तो बीच वाला जो नंबर है वो हमको बताना है, और इन पांचों संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक चीज समझिए, जैसे हम 3 क्रमागत संख्या ले ले, 1 2 3, 1 2 3, और ये तीनों का औसत निकाले तो कितना आ जाएगा? औसत क्या होता है? सभी को जोड़ के सम ऑफ सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। मतलब कितना सभी को जोड़ेंगे और कितना है? 1 2 3 है, तो 3 से डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 6/3 इक्वल्स टू 2। क्या आ गया? 2 आ गया। मतलब हम देखें कि अगर क्रमागत संख्या ले लें, 1 2 3 क्रमागत संख्या है, तो एवरेज जो आएगा, एवरेज मतलब औसत जो आएगा वो हमेशा क्या आता है? बीच वाली संख्या ही आता है, बीच वाले ही संख्या आ गया औसत। तो हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लिए हैं कि अगर क्रमागत संख्या ले तो जो औसत आता है वो हमेशा बीच वाला नंबर ही आता है। तो यहाँ औसत क्या आया है? 10 आया है। तो बीच वाला संख्या और संख्याएं क्या है? क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत संख्याएं हैं तो बीच वाला नंबर क्या रहेगा? 10 ही रहेगा। क्योंकि एग्जाम्पल से समझे ना, क्योंकि 1 2 3 भी क्रमागत संख्या है, इसका औसत 2 आया है, और 2 1 बीच वाली संख्या है। तो यहाँ 5 क्रमागत संख्या है, तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 आया है, तो बीच वाली संख्या क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है अब हमारे सामने। कोहरे में चलने वाली एक गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर की स्पीड से पैदल चल रहा था। वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। वह व्यक्ति उस गाड़ी को कितने मीटर की दूरी तक देख सकता है? 100 मीटर की दूरी तक
देख सकता था तो गाड़ी की स्पीड बताइए, मतलब वो गाड़ी जो उसको पार की है उसकी स्पीड। एक चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला तो आप लोग पढ़ेंगे ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन का ही क्वेश्चन है। तो देखिए डिस्टेंस वो कितना दूरी तक देख सकता है, 100 मीटर तक, 100 मीटर तक। रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, आदमी भी उसी डायरेक्शन, ये आदमी चल रहा है इस डायरेक्शन में, पीछे से एक गाड़ी आई, ये गाड़ी, और इसको पार कर गई, इसको पार करके गाड़ी यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक, है ना। ये गाड़ी इसको इसी डायरेक्शन में पार कर गई और दोनों का डायरेक्शन एक ही और, मतलब दोनों इधर की ओर ही जा रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, जिसका स्पीड ज़्यादा है, मान लीजिए गाड़ी का स्पीड ज़्यादा है माइनस आदमी का स्पीड क्या है 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये आ गया रिलेटिव स्पीड, ज़्यादा में से कम को घटाना है। अब देखिए इसको स्पीड का किसमें है, किलोमीटर पर आवर में, लेकिन हम डिस्टेंस मीटर में लिए तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में करेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 से गुना, ये स्पीड क्या आ गया मीटर पर सेकेंड में। लेकिन s का वैल्यू जो आएगा, ये इसकी स्पीड s है, गाड़ी की स्पीड s माने हैं, तो s जो भी आएगा वो मेरा डायरेक्ट किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में। यहाँ क्योंकि चेंज कर लिए हैं। उसके बाद टाइम कितना है, कितने मिनट तक देख सकता है, 4 मिनट, मतलब 4 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 240 सेकंड, 240 सेकंड तक इंटू 240। अब यहाँ से s का वैल्यू निकालना है, तो क्या आ जाएगा, 6 तिया 18, 6 चौके 24, ठीक है, 5 चौके 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, उसके बाद 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और कुछ कट रहा है क्या, ये 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये 3 का मल्टीप्लाई 2/3 है, इधर आके 3/2 इंटू s माइनस 3, ये 3 जब इधर उठ के आएगा तो s बराबर क्या आ जाएगा, 3/2, मतलब क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 और +3 9/2। तो इसका आंसर क्या आ गया, स्पीड क्या आ गया, गाड़ी का स्पीड 9/2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही। तो आपका कौन सा फॉर्मूला याद रखना, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो घटा देना है, और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब एक इधर जा रहा है और दूसरा इधर से आ रहा है तो जोड़ देना है। एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो घटा देना है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है तो जोड़ देना है, ठीक है। लेकिन इधर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो घटा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब 15 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज दिया है, समबाहु त्रिभुज नहीं चल रही है, एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं बराबर होती है ना। इसका शीर्षलंब जो होता है h बराबर √3/2a होता है, h बराबर √3/2a होता है, ठीक है। तो वही दे रखा है √3/2a, शीर्षलंब भी दिया है, कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। काटिए, यहाँ से a का वैल्यू निकालना है, √3 से ये कटेगा 5√3 बार, और ये 2 का जब मल्टीप्लाई होगा 5√3 में तो 10√3 आ जाएगा। मतलब a कितना आ गया, a का वैल्यू मतलब साइड का वैल्यू कितना आ गया, 10√3। अब एरिया जो होता है समबाहु त्रिभुज का वो √3/4a² होता है, यही होता है। तो √3/4 और a² करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10√3 का स्क्वायर 10 × 10 और √3 का स्क्वायर
3, काटिए 2 से, 2 से कितना बार 25 आ जाएगा, 125 तो कितना आ गया 25 दिया 75√3, 75√3, 75√3 ऑप्शन नंबर बी, मतलब इसका एरिया कितना आ जाएगा 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी हो जाएगा 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है एक समलंब, समलंब मतलब ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ऊंचाई और आधार, ये हाइट दिया हुआ है और ये बेस, ये क्या है बेस, कितना कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ 3 सेंटीमीटर और बेस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो बोला है आधार के समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब आधार के समांतर भुजा कौन होगा, एक भी नहीं चल रहा है। देखिए एक ट्रेपेजियम है, मतलब समलंब है। समलंब कैसे बनता है, ऐसे बनता है, समलंब है। इस समलंब में क्या क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। आधार, आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और इसका हाइट दिया हुआ है, आधार का हाइट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और पूछा आधार के समांतर भुजा की लंबाई, मान लीजिए इसका लंबाई a सेंटीमीटर, आधार के समांतर भुजा कौन है, ये है a। अब इसका एरिया जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस समलंब का एरिया कितना दिया हुआ 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हम लोग एरिया पढ़े, समलंब का एरिया क्या होता है 1/2 और समांतर भुजाओं की लंबाई का योग, मतलब 5 + 1 इंटू 5 + a, और फिर इंटू में हाइट, हाइट क्या है 3 है। समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट, ठीक, ऊंचाई। तो एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या दिया हुआ 18 दिया हुआ है। देखिए अब सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा, 3 × 6 = 18, तो 12 बराबर क्या आ जाएगा 5 + a, 12 बराबर क्या आ जाएगा 5 + a। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 - 5, 12 - 5 क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग कर लिए, अब 17 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 दिया हुआ है कि a + 1/a = 30 है, तो a³ + 1/a³ का मान ज्ञात करें। तो कभी भी अगर इफ a + 1/a के दिया रहे और पूछ दिया a³ + 1/a³, पूछ दिया क्या a³ + 1/a³, तो आपको याद रखना है कि a³ + 1/a³ होगा k³ - 3k, k³ - 3k। k के जगह कोई भी नंबर आपको दे सकता है। आपको क्या फॉर्मूला लगाना है a³ + 1/a³ निकालने के लिए, k³ - 3k, k³ - 3k। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 30³ - 3 इंटू 30, के जगह मेरा क्या है 30 है, के जगह क्या है 30, तो 30³ - 3 इंटू 30, तो क्या आ जाएगा 30 का क्यूब होता है 27,000, 27,000 माइनस का 90, 30 दिया 90, तो 27,000 में 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 26,910, 26,910। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 26,910। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है क्योंकि इस पर सवाल आ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने, बोलता है cot θ = a/b, तो cos θ - sin θ और cos θ + sin θ ज्ञात करें। तो cot θ बराबर दिया हुआ है a/b, cot θ बराबर, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, cot θ बराबर क्या होता है cos
कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और यही क्या दे रखा है, ए बाई बी। कॉट थीटा बराबर क्या दे रखा है, ए बाई बी। तो इनडायरेक्टली ए दे रखा है कि कॉस थीटा बराबर ए और साइन थीटा बराबर बी। रेशियो पूछा है ना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का रेशियो पूछा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से। तो यहाँ सभी का पावर, अगर किसी में स्क्वायर रहता तो हम कॉस थीटा का वैल्यू ए नहीं मान सकते थे क्योंकि डिग्री चेंज हो जाता है ना, लेकिन सब में पावर क्या है, कॉस 1 थीटा, कॉस का पावर 1 थीटा, इस तरह है, सभी का पावर 1 है। तो हम लोग मान सकते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू ये है और साइन थीटा का वैल्यू बी। तो अब सिर्फ बैठा देना है, कॉस थीटा की जगह ए बैठाइए, तो ए माइनस साइन थीटा की जगह बी और कॉस थीटा की जगह ए प्लस साइन थीटा की जगह बी। तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, सिर्फ वैल्यू बैठाना था। आपको याद रखना, जब भी अगर यहाँ कॉस क्यूब थीटा रहता तो फिर ये रूल नहीं लगाते हम लोग, तब कॉस थीटा का वैल्यू निकालते है ना। लेकिन जब पावर सब में सेम है और रेशियो पूछा है तो हम लोग ये तरीका लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 32√3 मीटर ऊंची एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है। टावर से इमारत कितनी दूरी पर है। एक चीज़ ये क्वेश्चन करने से पहले आपको आना चाहिए कि अगर कोई ट्राइंगल दिया रहे जिसमें एक कोण 90 डिग्री, दूसरा कोण 30 डिग्री और तीसरा कोण बचेगा कितना, 60 डिग्री। ऐसा कोई ट्राइंगल दिया रहे जिसमें एंगल क्या रहे, 30 60 90, 30 60 90। ये स्पेशल ट्राइंगल है कि अगर कोई ट्राइंगल में 30 60 90 एंगल बन रहा है तो उसमें साइड का जो रेशियो होगा वो आपको याद रखना है कि 30 डिग्री के सामने अगर हम 1 यूनिट लेते हैं तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा, √3 यूनिट, और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट। मतलब ये किसका रेशियो, साइड का रेशियो। मतलब 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है साइड, तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट और 90 डिग्री के सामने सिर्फ केवल 2, मतलब साइड का रेशियो 1:, 30 डिग्री के सामने 1 होगा तो 60 डिग्री के सामने √3 और 90 डिग्री के सामने 2। ये होगा साइड का रेशियो। ये क्या हो जाएगा, साइड का रेशियो। अब देखिए क्वेश्चन में यही चीज़ यूज होने वाला है, इसीलिए हम आपको बताएं। देखिए बोला है एक 32 मीटर ऊंची एक इमारत से। ये चीज़ आप लिख लिए होंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। सिर्फ इतना चीज़ याद रखिएगा कि 30 60 डिग्री में साइड का रेशियो क्या होता है, 30 60 डिग्री में कोने में लिख दे रहे हैं 30 60 90 में क्या होता है साइड का रेशियो 1:1 √3:2। मतलब 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है तो √3, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। 32√3 मीटर ऊंची एक इमारत टावर के शीर्ष से इमारत के पाद का अवनमन कोण जो है, मान लीजिए एक टावर है जिसका ऊंचाई क्या है 32√3 मीटर, ठीक है। और ये एक इमारत है। इमारत जस्ट जाहिर सी बात है टावर से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। इसके शीर्ष से टावर के शीर्ष से इमारत के पाद का अवनमन कोण कैसे बनता है, ऐसे बनता है। अवनमन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो ये इसके पैरेलल होता है ना। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल होता है। तो अगर यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 डिग्री होगा, एकांतर कोण यहाँ भी 60 डिग्री होगा। तो देखिए और पूछा है, क्या पूछा है, अवनमन कोण 60 डिग्री है तो टावर से इमारत कितनी दूरी पर स्थित है, मतलब ये लेंथ पूछा है। टावर से इमारत इतनी दूरी पर स्थित है। अब देखिए यहाँ 60 डिग्री एंगल बन रहा है या 90 डिग्री, तो बचा कुचा ये कितना बनेगा 30 डिग्री, क्योंकि 30 60 90 ट्राइंगल होता है, तभी तो ट्राइंगल के सभी कोनों का योग 180 डिग्री होगा।
अब देखिए हम लोग पढ़े अभी अभी जस्ट कि 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट। तो देखिए √3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 32 गुना दिया हुआ है, 32 √3 सेंटीमीटर है ना। तो 1 यूनिट का भी वैल्यू कितना गुना हो जाएगा, 32 गुना हो जाएगा, मतलब कितना 32 सेंटीमीटर। ये दूरी कितना आ गया, 32 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 32 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा आज का। सॉरी ये 32 मीटर आएगा, ये सेंटीमीटर नहीं, 32 मीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आ गया आपके सामने। मैं जो ये सॉल्व करवा रहा हूँ ये केवल मॉक टेस्ट है। मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट है वो पहले से आते हों, क्योंकि देखिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस। तब पर भी मैं कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताते चल रहा हूँ जो जो इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपको पहले से पता होना चाहिए ये सारे कॉन्सेप्ट, तभी आप थोड़ा मॉक टेस्ट में अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो अन्यथा आप चाह रहे होंगे कि यहीं से पढ़ के हम पूरा कंप्लीट करें, तो ऐसा नहीं। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है कि एग्ज़ाम में आपको इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वहाँ आप जल्दी से कर लिए होंगे। बाकी आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, तभी मॉक टेस्ट करने का असल में फ़ायदा होगा। अन्यथा अगर कंसेप्ट आपके हिले हुए हैं तो फिर मॉक टेस्ट लगाने का कोई फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। तो हम लोग 20वां नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। और देखिए ये क्वेश्चन जो है वो मॉक टेस्ट 1 में जो करवाए थे उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो एक ही टाइप के क्वेश्चन अगर बहुत सारे आप किए रहेंगे तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो देखिए हम कल ही बताए थे किसी भी बहुभुज में इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ये चीज़ बताए थे। क्वेश्चन बोला है एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण अपने बहिष्कोण से, अंतः कोण मतलब इंटीरियर एंगल I और बहिष्कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल E। तो एक समबाहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण अपने बहिष्कोण से 36 डिग्री अधिक है, मतलब I का वैल्यू जो है वो बहिष्कोण E से 36 डिग्री अधिक है। यही क्वेश्चन बोला है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या मतलब n ज्ञात करने बोला है कि बहुभुज में कितना नंबर ऑफ साइड है। तो देखिए बहुभुज, कोई भी बहुभुज का एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होता है, 360 डिग्री बटे n होता है। ये चीज़ कल भी बताए थे आपको, 360 डिग्री बटे n। तो यहाँ से अगर n का वैल्यू निकालने लगे तो क्या आ जाएगा, 360 बटे एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो हमको क्या निकालने पर फोकस करना है, यहाँ एक्सटीरियर एंगल। अगर एक्सटीरियर एंगल यहाँ निकल जाता है तो हम लोग ईजिली से निकाल सकते हैं n का वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ साइड का वैल्यू, भुजाओं की संख्या का वैल्यू। तो यहाँ से अगर E को हम इधर ले आए तो क्या आ जाएगा, I माइनस E बराबर 36 डिग्री। I माइनस E बराबर क्या आ जाएगा, 36 डिग्री। अब देखिए ये दोनों को घटा दीजिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, घटाइए तो प्लस, ये कट गया, E प्लस E 2E बराबर क्या आ जाएगा, 180 माइनस 36 144। ये सब घटाव जोड़ आता है ना सभी को। दो इक्वेशन का सॉल्यूशन करने, E बराबर क्या आ गया, 72 डिग्री, 72 डिग्री। तो देखिए E का एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना आ गया, 72 डिग्री। इसी E का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, क्या आ जाएगा, n बराबर 360 डिग्री और E का वैल्यू क्या आ गया, 72 डिग्री। तो 72 डिग्री बटे 72 डिग्री क्या आ जाएगा, n बराबर 5। n बराबर कितना आ जाएगा, 72 × 5 = 360। तो n नंबर ऑफ साइड्स कितना आ गया, 5। तो आज हम लोग मॉक टेस्ट 2 कंप्लीट कर लिए अपना। अब इसके बाद जो आएगा वो मॉक टेस्ट नंबर 3 आएगा। तो आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहें और अच्छे ध्यान से पढ़ें। ये सब सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। जो झारखंड सीजीएल है उसी को टारगेट हम लोग कर रहे हैं, झारखंड सीजीएल को, जिसका एग्ज़ाम अक्टूबर के माह में होने वाला है। ऐसा नोटिफिकेशन आया है, पर अब होगा या ना होगा वो
जो एग्ज़ाम डेट है उसी दिन को आने पर पता चलेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को, एग्ज़ाम तो होना तय है, चाहे 1 महीने लेट से हो, लेकिन एग्ज़ाम होगा ही होगा। आप लोग अपना तैयारी करते रहें। धन्यवाद।